हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग ये जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वन दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ये परीक्षा 30 अप्रैल को प्रस्तावित है। ठीक है, तो अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, बट डेट आयोग की तरफ से 30 अप्रैल ही दी गई है। ठीक है, तो इसका जो 13वां चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वन बंदोबस्त, या इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट वन बंदोबस्त। ये टॉपिक नंबर 13 है जो आयोग ने सिलेबस निकाला हुआ था, उसका ये 13वां टॉपिक है या 13वां अध्याय है। तो आज हम लगभग पढ़ेंगे वन बंदोबस्त इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो वन दरोगा का कोर्स है, वो जैसे 13 टॉपिक अभी कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के 2-4 दिन में ही ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा सिलेबस जो है वो फ्री पीडीएफ्स के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के थ्रू भी अवेलेबल है। ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ्स वहां से ले सकते हैं। वहीं पे हम लोग इसके वन दरोगा की जो है वो 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट की है, उसके पीडीएफ्स भी वहां पर अवेलेबल हैं। अगर समय रहेगा तो 200 से आगे भी क्वेश्चंस आपको देंगे, और उसके बाद से अगर और कोई टॉपिक में कोई चीज छूट गई है तो उसको भी अद्यतन करके उसको भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ये टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि टेलीग्राम पे जो है वो लिंक तुरंत नहीं जा पाती है, कुछ टाइम लगता है उसमें, बट यूट्यूब पे चीजें अपडेट हो जाती हैं पहले। तो आप लोग इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। सबसे पहले बात तो देखते हैं कि वन बंदोबस्त एक्चुअल में कहते क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, इसका तो वन बंदोबस्त का अर्थ है वन की सीमा का रेखांकन एवं प्रबंधन। पहले तो आपको उसका रेखांकन करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है, और फिर उसके प्रबंधन के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो यही वन क्षेत्र की सीमा का रेखांकन और उसका प्रबंधन ही जो है वो वन बंदोबस्त है। अर्थात किसी भी क्षेत्र को वन घोषित करना, पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी क्षेत्र को वन घोषित करना है तथा ऐसे क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, वन बंदोबस्त कहलाता है। पहले तो इस क्षेत्र को वन घोषित करना है आपको, फिर उस क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी है, ताकि वहां पर जो गतिविधियां जो है प्रोहिबिटेड हैं, जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जो मानवों का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, वो सब इजीली डिफाइंड हो कि इस सीमा के भीतर ये सभी चीजें प्रतिबंधित हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, वन बंदोबस्त बोलते हैं। वन बंदोबस्त का भारत में जो पहला वन बंदोबस्त आया वो सन 1815 से 16 के बीच में, ये ब्रिटिश काल में आया था। ठीक है, 1815 से 16 के बीच में, और ये गार्डनर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पहला वन बंदोबस्त आया हुआ था। ठीक है, तो ये 1815-16 के बाद हुआ। उसके बाद फिर वन बंदोबस्त की बात होती है, तो ये वन बंदोबस्त का प्रावधान जो है वो भारतीय वन अधिनियम 1927 में है, 1927। इस अधिनियम को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इस अधिनियम के बारे में आई है कि वनों को लेकर अगर कोई सबसे पहले अधिनियम आया है तो यही है भारतीय वन अधिनियम। ठीक, इसी अधिनियम के अधीन जो है सरकारें वनों के सीमांकन और उसके प्रबंधन के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करती हैं। अगर सरकारों को लगता है कि किसी क्षेत्र को उनको क्या करना है, वन क्षेत्र घोषित करना है, तो सरकारें एक नोटिफिकेशन इशू करती हैं। ठीक है, उसी नोटिफिकेशन के तहत उस जब किसी क्षेत्र को आप क्या करोगे, वन क्षेत्र घोषित करोगे, तो वहां पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, अभी वन क्षेत्र घोषित होने से पहले जो लोग रह रहे हैं, उनके कुछ राइट्स होंगे, वहां उनके कुछ अधिकार होंगे, उनकी आजीविका वगैरह प्रभावित होगी। तो सरकार नोटिफिकेशन निकालती है और उन लोगों के जो है जो अधिकार संबंधी जो उनकी एप्लीकेशंस हैं उन पर निर्णय करने के लिए क्या करेगी, एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर या वन बंदोबस्त अधिकारी है, उसकी नियुक्ति करेगी, जिसका कार्य होगा कि उस क्षेत्र के लोगों द्वारा उस क्षेत्र में जो है जिस तरह के अधिकार जो हैं बोले गए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, किस हद तक एग्जिस्ट करते हैं, किस हद तक उनको अलाउ किया जा सकता है, किस हद तक उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है, इस सबको डिसाइड करने के लिए क्या करेगी, राज्य सरकार जो है वो एक वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करेगी। ठीक है, वन तो ये वन बंदोबस्त अधिकारी आ गया इसमें। इसकी नियुक्ति का प्रावधान किसमें है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में। इसका जो धारा 4(1)(c) है, 4(1)(c) है, इसके तहत क्या करेंगी, राज्य सरकारें वनों के सीमांकन एवं उसके प्रबंधन के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करेंगी। राज्यों को आवश्यक लगेगा तो राज्य क्या है, ये इस तरह के एक अधिकारी की क्या करेंगी, नियुक्ति करेंगी। इसकी नियुक्ति के प्रावधान जो है वो 4(1)(c) में है, धारा 4(1)(c) में अधिनियम की। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां अधिनियम लिखा होगा वो सारा भारतीय वन अधिकार अधिनियम के बारे में ही बात हुई है। ठीक है, तो ये वन बंदोबस्त अधिकारी एक नियुक्त हो जाएगा।
इस नियुक्त होने के बाद क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जब एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी, ठीक है, जब ये नोटिफिकेशन करेगी इशू, तो ये क्या करेगा, नोटिफिकेशन के बाद एक वन बंदोबस्त अधिकारी हो जाएगा। वन बंदोबस्त अधिकारी फिर क्या करेगा, धारा 6 के अधीन एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसमें बताएगा कि हम सो एंड सो रीजन को क्या कर रहे हैं, इसको हम वन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो इस तरह की घोषणा कर देगा तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आएंगे और वो बोलेंगे कि नहीं, आप इस क्षेत्र को वन घोषित करने से पहले मेरे यहाँ पर ये अधिकार है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे जानवर यहाँ पे चरने के लिए जाते हैं, मैं यहाँ खेती करता हूँ, इस तरह के जो उनके अधिकार हैं उसके बारे में वो लोग क्या करेंगे, अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं आपत्तियों का जांच करने के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी क्या करेगा, एक जांच करेगा और जो सभी लोग हैं उनके सभी बयानों को लिखित रूप में लेगा और किसी सुविधाजनक स्थान पर उस धारा के तहत किए गए सभी दावों में वर्णित किसी भी अधिकार के अस्तित्व की जांच करेगा। ये जो दावे किए जाएंगे वो धारा 6 के अधीन किए जाएंगे। तो यहाँ पे उस धारा के तहत किए गए सभी दावे, ये धारा 6 के तहत किए गए जो सभी दावे हैं उनकी जांच के लिए क्या करेगा, वन बंदोबस्त अधिकारी जांच करेगा। और वन बंदोबस्त अधिकारी को इस तरह की जांच के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में है, धारा 7 में है, ठीक है। इसका टाइटल ही इंक्वायरी बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप देख लेते हैं कि वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां क्या है, ठीक है। तो पहले तो इसकी दो शक्तियां हैं, अधिनियम की धारा 8 में क्या है, वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां दी हैं। 6 में हमने क्या दिया है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो होगा, जो वन बंदोबस्त अधिकारी होगा, वो एक नोटिफिकेशन करेगा, ठीक है। मतलब नोटिफिकेशन जो इशू हुआ होगा, जो अनुच्छेद 4 के तहत या धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन इशू होगा राज्य सरकार द्वारा, तो उस इशू होने के बाद क्या करेगा, वो जो वन बंदोबस्त अधिकारी है वो लोगों को जो आसपास के गांव हैं, नगर क्षेत्र हैं, उन सबको सूचित करेगा और उनसे बोलेगा कि अगर आपके कोई अधिकार जो है वो आपके यहाँ पे बाधित हो रहे हैं तो आप उसके लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करें। तो वो लोग जो है धारा 7 के अंतर्गत अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे, ठीक है। वो 6 के अंतर्गत अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे और फिर 7 में क्या करेगा, वन बंदोबस्त अधिकारी उन आपत्तियों के लिए जांच करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 8 में या धारा 8 में जो है इसकी शक्तियां आती हैं वन बंदोबस्त अधिकारी की। तो वन बंदोबस्त अधिकारी के पास शक्तियां क्या है, वो क्या करेगा, किसी भी भूमि पर स्वयं, मतलब स्वयं भी जा सकता है या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भूमि पर प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने और नक्शा बनाने की शक्ति है। ये सारी शक्तियां जो क्या है वन बंदोबस्त अधिकारी करेगा। वो क्या करेगा, किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है, उसका सीमांकन कर सकता है और उसका नक्शा बना सकता है, ठीक है। तो ये 4 शक्तियां वन बंदोबस्त अधिकारी के पास है धारा 8A के तहत, ठीक है। और उसके बाद है कि भूमि से संबंधित जो विवाद होंगे, ठीक है, इन मामले में वन बंदोबस्त अधिकारी को सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, ठीक है। जो नागरिक कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट जिनको बोलते हैं, उनकी इसको शक्तियां प्राप्त हैं और ये न्यायाधीश के रूप में भी काम कर सकता है उन विवादों को निपटाने के लिए, ठीक है। तो ये वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां हो गई, ठीक है। अब देखते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी के कार्य क्या है। तो कार्य देख लेते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी के। पहले वन बंदोबस्त अधिकारी के कार्यों में क्या है, वन भूमि, वन पारिस्थितिकी तथा वन आवरण की रक्षा करना। ये रक्षा कैसे करेगा, वही जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं तो उनको प्रतिबंधित गतिविधियों को कोई ना कर पाए उसके लिए वो क्या करेगा, प्रोविजंस करेगा, उस पर निगरानी रखेगा। इसके अलावा क्या होगा, घोषित वन क्षेत्र में जनजातीय हितों की पहचान करना, ठीक है। जो वन क्षेत्र घोषित हो गए हैं वहां पे जो जनजातियां निवास करती थी उनके हितों की पहचान करना है, ठीक है। वन क्षेत्र में किसी भी तरह के अधिकार संबंधी दावों के अस्तित्वों की प्रकृति और सीमा का पता लगाना है, निर्धारित करना है, निवारण करना है। वन क्षेत्र में किसी भी तरह के अधिकार संबंधी जो दावे हैं, पहले तो उन दावों की प्रकृति डिसाइड करनी है कि वो किस तरह के दावे हैं। ये आपके जो हैं दावे वो हैं किसी व्यक्ति विशेष के हैं या समुदाय विशेष के हैं, ठीक है। किस तरह के अस्तित्व है इनका, इनका उपयोग वो अपने निजी के लिए कर रहा है या उसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए क्या कर रहा है, आय के लिए कर रहा है, व्यवसाय के लिए क्या करना है, उसकी सीमा का पता लगाना, किस सीमा तक ये अधिकार जो उसके दावे हैं जो ठीक है। उसके बाद ये निर्धारित भी कर सकता है कि कहाँ तक आपके दावे जो हैं वो वैध हैं, कहाँ तक दावे वैध नहीं है, और वैध है तो उनका निवारण किस तरह से किया जाए, उनको स्वीकार कर लिया जाए या उसको किसी तरह से कंपनसेशन वगैरह देके ठीक कर दिया जाए। इस तरह के जो क्या निवारण के उपाय कर सकता है। इसके अलावा वनों और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जवाबदेह होना, ये वन बंदोबस्त अधिकारी का कार्य है। उसके अलावा वन के अंदर निषिद्ध वन अपराधों को परिभाषित करना, जो अपराध हैं उनकी परिभाषा लिखना भी जो क्या है वो वन बंदोबस्त अधिकारी के कार्यों में आता है। अच्छा, अब यही सब कार्य जो हैं वो धाराओं के माध्यम से एक्ट में लिखे हुए हैं। तो वैसे धाराएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगी, फिर भी मैंने लिख दिया है
ब्रीफ में शॉर्ट में लिख दिया है कि किस धारा के अंतर्गत क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो धारा 9 के अंतर्गत क्या करेगा, अधिकारों का निरस्तीकरण करेगा। वन बंदोबस्त अधिकारी को लगेगा कि जो अधिकार जो हैं ये इनके जो है वो वैध नहीं है, उन अधिकारों को ये निरस्त कर सकता है। धारा 10 के अंतर्गत क्या करेगा, झूम खेती की प्रथा से संबंधित दावों का निस्तारण करेगा। बहुत सारी जनजातियां होती हैं जो झूम कृषि में जो है संलिप्त होती हैं, तो वो अगर किसी क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर रहा है और उस क्षेत्र में झूम कृषि हो रही है तो वो लोग दावे कर सकते हैं। ठीक है, दावे कर सकते हैं, तो उस दावों का निस्तारण क्या है, धारा 10 के अधीन करने की शक्ति जो है वो वन बंदोबस्त अधिकारी के पास है। ठीक है, तो वो इस तरह के दावों का निस्तारण कर सकता है। ठीक, उसके बाद से धारा 11 है। धारा 11 में क्या है, जिस भूमि पर अधिकार का दावा किया है उसका अधिग्रहण करने की शक्ति। जिस भूमि पर अधिकार का दावा हुआ है उस भूमि को भी क्या है, सरकार जो है अपना अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, बट इसमें प्रोविजंस भी है कि जो अधिकार के दावे हैं उनको स्वीकार भी किया जा सकता है, आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है या पूर्णतः अस्वीकार किया जा सकता है। अगर अस्वीकार किया जा सकता है तो ऐसा भी सेटलमेंट आ सकता है कि ठीक है आप इसका उपयोग करते रहिए बट वहां के आप संसाधनों का दोहन मत कीजिएगा, या हो सकता है उतने क्षेत्र विशेष को क्या कर दिया जाए, उस वन क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए, या पूरे के पूरे दावे को निरस्त करते हुए पूरे के पूरे क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाए। तो ये इस तरह की शक्तियां धारा 11 में आती हैं। धारा 12 आती है, उसमें चारागाह या वन उपज के अधिकारों के दावे। ठीक है, तो ये हो सकता है लोग कहें कि भाई ये जो क्षेत्र आप वन क्षेत्र घोषित कर रहे हो, यहाँ पर तो हमारे जानवर जो है वो चरने के लिए जाते हैं, या जहां से जो वन उपज मिलती है उस पर हमारा अधिकार है, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, हमारा आर्थिक संसाधन है वो। तो इस तरह के अधिकारों के दावों के निस्तारण के लिए भी क्या कर सकता है, वो जो वन बंदोबस्त अधिकारी होगा वो निर्णय लेगा और वो इन अधिकारों को क्या करेगा, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार कर लेगा तो फिर धारा 13 के अंतर्गत, ये धारा 12 जो है उससे कनेक्टेड है धारा 13, तो धारा 13 के अंतर्गत वन बंदोबस्त अधिकारी को अभिलेख बनाना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने चारागाह या वन उपज संबंधी अधिकारों के दावे पेश किए हैं और उनके दावे उसने स्वीकार कर लिए, तो अभिलेख बनाएगा, उसमें उनका नाम लिखेगा, उनके पिता का नाम लिखेगा, उनकी जाति वगैरह लिखेगा। ठीक है, उनका क्या राइट है वो सारा कुछ इसमें लिखेगा। ठीक है, किस क्षेत्र में इन्होंने अधिकार का दावा किया है ये सारा कुछ, ये चीजें अभिलेख बनाएगा। उसके बाद फिर धारा 14 के अंतर्गत ठीक क्या करेगा, यह रिकॉर्ड करेगा कि कहाँ दावा वो स्वीकार करता है, किस किस क्षेत्र में वो दावे स्वीकार कर सकता है, किस किस क्षेत्र में दावे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। वो रिकॉर्ड करने के पश्चात फिर क्या करेगा, स्वीकृत अधिकारों का उपयोग, ये सब 12 के अधीन ही चल रहा है। ठीक है, 12 के अधीन जो दावे आएंगे 13 में उसका अभिलेख बनेगा, 14 में रिकॉर्ड करेगा कि कहाँ स्वीकार करता है नहीं करता है, फिर 15 में देखेगा कि इन स्वीकृत अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, उनको किस तरह से जो है उसके स्वीकृत अधिकार है उनका प्रयोग करने के लिए किया जाए, कि आप इस क्षेत्र विशेष में अपने जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, या ये आप जो है वन उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से कर सकता है। उसके अलावा अधिकारों का रूपांतरण भी हो सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि आप एक काम कीजिए, आपका अधिकार था यहाँ पे लेकिन हम कुछ आपको पैसा देते हैं जिससे हम आपको कंपेंसेट कर देंगे और अब आपके अधिकार जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और हम इस तरह के क्या करेंगे, इनको कहीं दूसरे क्षेत्र में जमीन भी दे सकता है कि ठीक है ये क्षेत्र तो क्या है वन क्षेत्र हो गया है घोषित, तो अब आप इसके बदले में कहीं और जमीन ले लीजिए, यहाँ की जगह पे आप यहाँ पे इसके स्थान पर आप किसी दूसरी जगह पे जमीन ले लीजिए या पैसा ले लीजिए। इस तरह से क्या कर सकता है, इनके अधिकारों का रूपांतरण कर सकता है। फिर आती है धारा 17। धारा 17 में क्या है, अभी हमने 11 में 12 में 15 और 16 में जो है जो आदेश जो है वन बंदोबस्त अधिकारी करेगा उस आदेशों के खिलाफ जो है अपील की जा सकती है। ठीक है, अपील कहाँ की जाएगी, राजस्व विभाग में की जाएगी। राज्य सरकारें प्रबंध करेंगी कि किस किस तरह से किस किस जगह पे अपील की जा सकती है। ठीक है, धारा 18 में वही है अपील के, धारा 17 के अधीन जो अपील है, ठीक है, वो अपील किस किस तरह से होगी, कैसे इसको बिना डिले के सबमिट करना है। ठीक है, लिखित में होनी चाहिए, पर्सन द्वारा होनी चाहिए, इस तरह के बारे में है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो है धारा 19 के अंतर्गत याचक कौन होंगे, जो अपील करेंगे याचक, वो याचक कौन होंगे उनके बारे में चर्चा करता है। और धारा 20 जो है उसके अधीन जब ये सब कार्य हो जाएंगे तो उस वन क्षेत्र को, उस क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ठीक है, ये अधिसूचना जो है वो राज्य सरकार
करेगी, ठीक है। जो हम आपको पहले भी जब एक्ट हमने बताया था तो उस समय ये आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना, लेकिन उसके पहले वन बंदोबस्त अधिकारी जो होगा वो इन सब का रिकॉर्ड उनके पास भेजेगा कि यहाँ पे ये दावे थे, इन सब का मैं निपटान कर चुका हूँ, या ये दावे हैं स्वीकार कर चुका हूँ, इस तरह की ये है अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भेजेगा। उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद राज्य सरकार जो है ऐसे क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। तो ये सब जो है वो वन बंदोबस्त अधिकारी के क्या हो गए, कार्य हो गए, शक्तियां हो गई, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में वन बंदोबस्त संबंधी विभाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है उत्तर प्रदेश वन निगम, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम, इसकी स्थापना जो हुई वो 25 नवंबर 1974 को ही, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये वन विभाग अधिनियम जो है 1974 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। और इसका कार्य क्या है, वनों के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी विकास और वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी, मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट, और वनोपज के लिए जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके वैज्ञानिक विदोहन के लिए, ठीक है, साइंटिफिक उनका जो विदोहन हो, ठीक है, साइंटिफिक हो, ताकि उससे क्या हो, वनों को भी नुकसान ना हो और बल्कि उस विदोहन से वनों को किसी तरह से जैसे फायदा ही पहुंचाया जा सके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। तो ये वन बंदोबस्त संबंधी उत्तर प्रदेश के 2 विभाग हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन बंदोबस्त अधिकारी क्या है। तो पहले ही बता दिया है कि नियुक्ति की शक्ति तो किसके पास है, राज्य सरकार के पास है, प्लस इनके स्थानांतरण की शक्ति भी जो है वो राज्य सरकार के पास ही। उत्तर प्रदेश में वन बंदोबस्त अधिकारी के नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास है। और ये जो वन बंदोबस्त अधिकारी होंगे ये एसडीएम स्तर के होते हैं। एसडीएम जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, उसके स्तर के जो ये लोग होते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी एसडीएम के स्तर के होते हैं। इसके अलावा अभी तक क्या होता था, वन बंदोबस्त अधिकारी जो जरीब या लोहे की चेन जो है, ये लोग क्या करते थे, एक लोहे की विशेष चेन होती है जिसमें कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, उनकी मेजरमेंट होती है। तो अभी तक जमीन की नाप वगैरह पैमाइश जो है वो उस जरीब के द्वारा होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि आप लोग जीपीएस के माध्यम से भी पैमाइश कराएंगे, जिससे वन भूमि की निगरानी क्या हो, आसान हो, ठीक है। इस तरह का एक आदेश जारी किया गया है। तो वन बंदोबस्त अधिकारी जो है वो पैमाइश क्या करेगा, जीपीएस के बेस पे करेगा, ठीक। इसके अलावा अभी बहुत सारी जनजातियों की बात हुई कि इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, उनके अधिकार होते हैं। तो कई सारी जनजातियों के अधिकार जो है वो लिखित नहीं थे, कहीं भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो उसी के लिए क्या है, सरकार ने एक अधिनियम पास किया था, केंद्र सरकार ने, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत, बहुत सारे वन निवासी हैं जो अनुसूचित जनजाति तो नहीं है बट वनों में परंपरागत तरीके से निवास करते आ रहे हैं, उनके वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, बेसिक जो एक्ट आया वो 2006 में आया। इसके रिगार्डिंग नियम जो बने 2008 में बने और संशोधित नियम जो बने वो 2012 में बने। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये अधिनियम 31 दिसंबर 2007 से लागू है और नियम जो है वो 1 जनवरी 2008 को प्रकाशित हुए और संशोधित नियम जो आए वो 2012 में अधिसूचना 6 सितंबर 2012 को प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य जो है वो है वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, कई सारी पीढ़ियों से, 4-4, 5-5, 6-6 पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, उनके अधिकार जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, उनके पास भूमि पे अपने दावे करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे लोगों के वन अधिकारों एवं वन भूमि अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए बहुत सारे जो एक्ट आए, जिसमें जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, बाकी ये भारतीय वन अधिनियम है ही। तो इसके तहत बहुत सारे क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, उद्यान बनाए गए। तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे जो मूल निवासी है वहां के, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होता नहीं था, तो वो अपने अधिकार वगैरह प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। तो उन्हीं सबको मान्यता देने के लिए ये अधिनियम 2006 में लाया गया है, ठीक है। इसके तहत 2 तरह के अधिकारों को मान्यता है। पहले तो व्यक्तिगत अधिकार जो है कि व्यक्ति विशेष के अधिकार हैं, और सामुदायिक अधिकार है। इन अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार देने के लिए पात्रता क्या है, पहले तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तो वो तो सभी पात्र हैं। परंपरागत वन निवासी हैं जो 3 पीढ़ियों से वनों पर निर्भर है, जिनकी पुरानी 3 पीढ़ियां, मतलब वो स्वयं, उसके पहले उनके पिताश्री और उनके पहले उनके दादाजी, मतलब 3 पीढ़ियां जो हैं वो अगर वनों पर निर्भर हैं तो उनके अधिकारों को उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, स्वीकृत हो सकते हैं। और वैसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि का अधिभोग कर रहे थे, उस वन भूमि का
उपयोग कर रहे थे, उससे जो उपज आ रही थी उस पर ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, वैसे लोग जो है अधिकारों के लिए पात्र हैं और उसका आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर, उनकी आजीविका की जो वास्तविक आवश्यकता हो उसके लिए ये वन पर निर्भर हो। ऐसा ना हो कि ये वनों पर निर्भरता उनका एक अतिरिक्त व्यापार हो और उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन पहले से उपलब्ध हो। तो वैसे लोग नहीं, जिनका आजीविका का जो मूल साधन है वो उसको वनों पर निर्भरता के लिए ही के द्वारा ही है, ऐसे लोग ही जो है इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार हेतु पात्र होंगे। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा यही खत्म हो जाता है। छोटा सा ही टॉपिक है, अभी आगे के भी जो टॉपिक हैं वो काफी छोटे छोटे से हैं, उनमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। जितना जो महत्वपूर्ण कंटेंट मुझे लगा है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में हमने जो भी कंटेंट डिस्कस किया आपको वो कैसा लगा वो आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो भी आप बताएं। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाए। ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। बंद दरोगा की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वो भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अतिरिक्त एक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमारी चलती है, इसमें हम रोज करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।